हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं फार्माकोथेरापेटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड उनके आंसर। एक बात बता दूं मैं यहाँ पे, इससे पहले जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके दिए थे तो वो मैंने कोई पेपर वगैरह नहीं देखा था, इसलिए कि इससे पहले इसका कोई पेपर बना भी नहीं था। अभी पहली बार इसका एग्जाम हो रहा है फार्माकोथेरापेटिक्स का, तो मैंने वो कुछ क्वेश्चन आपको दिए थे। तो हो सकता है कि वहां पे जो मैंने क्वेश्चन दिए थे वो कुछ अलग हों, और यहाँ पे जो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ हो सकता है कि वो कुछ उससे अलग हों। उसकी वजह यह है कि अब कई सारे स्टेट में पेपर हो चुके हैं, तो उन पेपरों को मैंने देख के इन क्वेश्चन को तैयार किया है। फिर भी मुझे 5 साल के पिछले क्वेश्चन पेपर नहीं मिल पाए हैं, इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि हो सकता है कि मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूं उसमें से बहुत सारे फंस जाएं, और हो सकता है कि एक भी ना फंसे। इसलिए कि मेरा जो तरीका है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने का, वो पिछले 5 साल 7 साल 8 सालों के क्वेश्चन पेपर को देखता हूं, उसको ध्यान से पढ़ता हूं, फिर वहां से जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं बार बार उनको लेता हूं। और उसके अलावा जैसे कि मान लीजिए एक ही चैप्टर के अंदर दो टॉपिक्स हैं, तो मुझे लगता है कि लास्ट ईयर में इस क्वेश्चन को पूछा था, तो हो सकता है कि अगले बार दूसरे टॉपिक को पूछ ले। तो इस तरीके से भी मैं क्या क्वेश्चन को उठाता हूं, थोड़ा सा दिमाग लगा के, समझ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। अब ये आपका मुकद्दर है, आपकी किस्मत है कि आपके लिए क्वेश्चन फंस जाते हैं कि नहीं फंस जाते हैं। इसलिए मैं ये बातें कह रहा हूं कि मान लीजिए अगर आप इसमें क्वेश्चन नहीं फंसे और आप पेपर देने गए, देख रहे हैं तो क्वेश्चन ही नहीं आ रहे हैं, तो आके आप मुझे गाली मत दीजिएगा। इसलिए मैं बहुत पहले से कह रहा हूं कि आप पूरा सिलेबस पढ़िए, और मैंने पूरा सिलेबस पढ़ा भी दिया है। अगर उस सिलेबस से बाहर के आए तब आप मुझे आके कह सकते हैं कुछ, वरना आपको कोई हक नहीं बनता है कि आप 2 दिन में आए पढ़ें और उसके बाद आके कहें कि सर आपने जो क्वेश्चन दिए थे वो आए नहीं। भाई क्वेश्चन पेपर मैंने तो नहीं बनाया है ना, हम तो सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं, इसलिए हमारी मजबूरी समझिए। चलिए शुरू करते हैं। एक बात और कह दूं, आपको यहाँ पे मुर्गों की, बकरियों की, गाय भैंसों की आवाज सुनाई देती होगी बार बार कई वीडियोस में। उसकी वजह यह है कि देखो मैं एक देहाती आदमी हूँ, देहात में रहने वाला, गांव में रहने वाला आदमी हूँ, तो यहाँ पे ये सारी चीजें होती हैं। अब उनको कोई रोक नहीं सकता, जब मन करता है वो बोलते हैं, तो उनकी आवाज आ सकती है। आपका टाइम ज्यादा ले लिया, चलिए शुरू करते हैं। डिस्क्राइब फार्माकोथेरापेटिक्स एंड स्कोप ऑफ फार्माकोथेरापेटिक्स। फार्माकोथेरापेटिक्स क्या होता है, उसका क्या स्कोप है, उसके बारे में आपको बताना है। और ये क्वेश्चन ऐसा है कि आपको खुद बना लेना चाहिए इसका आंसर, ठीक है ना। फार्माकोथेरापेटिक ये साइंस की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग बीमारियों के बारे में पढ़ते हैं। याद रखिएगा, हम लोग बीमारियों के बारे में पढ़ते हैं, वो बीमारी कैसे कैसे डेवलप हुई, समझ रहे हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। और उस बीमारी के डेवलप होने के लिए क्या क्या कॉजेज हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक। ऐसे ही अगर कोई बीमारी है तो उसके सिम्टम्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, और उसके ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ते हैं। और ट्रीटमेंट भी कैसा, दवा के जरिए से भी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट बोलते हैं। और बिना दवा के जरिए से, जिसको हम लोग नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट बोलते हैं। तो ये सारी चीजें जिसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फार्माकोथेरापेटिक्स। आपको समझ में आ गया होगा। और आपका जो दूसरा चैप्टर है, समझिए वहां पे फार्माकोथेरापेटिक की डेफिनेशन भी दे रखी है, समझ रहे हैं। इसलिए कि वहां पे जितनी सारी चीजें पूछी हैं कि आपको इसके अंदर क्या पढ़ना है, डेफिनेशन पढ़ना है, समझ में आ रही बात। उसका क्या कहते हैं, एटियोपैथोजेनेसिस पढ़ना है, यानी उसके क्या कॉजेज हैं और वो कॉजेज कैसे कैसे डेवलप हुए उसके बारे में पढ़ना है। ये आ जाता है एटियोपैथोजेनेसिस के अंदर, ठीक है। ऐसे उसके अंदर आपको क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पढ़ना है, यानी क्या सिम्टम्स वगैरह हैं। और इसमें आपको फार्माकोलॉजिकल और नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट पढ़ना है। तो ये सारी चीजें आप जहां पे पढ़ते हैं उस वाले साइंस की ब्रांच को, या उस वाले मेडिकल साइंस के ब्रांच को हम लोग क्या बोलते हैं, फार्माकोथेरापेटिक्स। अब ये बताइए, इतनी सारी चीजें आप पढ़ रहे हैं तो इनके हिसाब से इनका स्कोप भी तो हो सकता है। अब इन्हीं के हिसाब से आप इसका स्कोप बना लीजिए, कहां कहां पे हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो आप ट्रीटमेंट वाले फील्ड में जाके काम कर सकते हैं। अब दूसरा, आपको बीमारियों के बारे में बहुत अच्छे से मालूम है, हार्मोन वगैरह के बारे में मालूम है, हमारा ब्लड है, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, सारी चीजों के बारे में आप पढ़ते हैं, उनका नॉर्मल एबनॉर्मल कंडीशन के बारे में पढ़ते हैं। तो आप डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी के अंदर भी जाके काम कर सकते हैं। आपको टाइम नहीं लगेगा, बहुत जल्दी आप उसको सीख पाएंगे, इसलिए कि आप सारी चीजों को पहले से जानते हैं। सिर्फ वहां पे जाके कुछ पैरामीटर्स वगैरह हैं, जो मशीन वगैरह उनको चलाना सीखना रहता है। ऐसे ही क्या कहते हैं, फार्माकोथेरापेटिक्स आप पढ़ते हैं तो आपको बीमारियों से रिलेटेड एक क्या कहते हैं फाउंडेशन लेवल मिल जाता है, यानी आपको एक अच्छा खासा नॉलेज मिल जाता है। अब आप इस फील्ड में और एडवांस में अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं, एडवांस लेवल पे आप पढ़ने जाना चाहते हैं, तो आपको यहाँ से सपोर्ट मिलता है। लोगों का नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के थ्रू भी उनका क्या है, उनके सेहत का ख्याल रख सकते हैं।
हैं, अपने अपने सेहत का, अपने घर वालों के सेहत का, अपनी कम्युनिटी के जो लोग हैं उनके स्वास्थ्य का, उनके हेल्थ का आप ख्याल रख सकते हैं बिना दवाओं के जरिए से कैसे मैनेज किया जाए। ठीक है, तो इसके बारे में भी आप जानते हैं, इसका ये भी स्कोप है कि आप अपनी कम्युनिटी को क्या कहते हैं एजुकेशन दे सकते हैं, हेल्थ एजुकेशन, उनको हेल्दी बना सकते हैं। ठीक है, बीमारियों के बारे में आप उनको एक अच्छा खासा नॉलेज दे सकते हैं। ऐसे ही क्या आप एपिडेमियोलॉजी वाला जो फील्ड है उस पर भी जाकर काम कर सकते हैं, यानी कि कोई बीमारी हो कैसे डेवलप हुई, कैसे किसी एरिया के अंदर फैली, कितने लोगों को अफेक्ट किया उसने, और कितने लोगों की उससे जाने गई, कितनी मौतें हुई। समझ में आ रही बात? ऐसे फिर उसका क्या क्या इलाज हुआ, क्या ट्रीटमेंट हुआ, कैसे उसको रोका गया, जो सारी चीजें होती हैं वो आता है एपिडेमियोलॉजी में। ऐसे क्या कहते हैं जो इस फील्ड का माहिर है, जिसको फार्माकोथेरापेटिक बहुत अच्छे से आता है, तो वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले फील्ड में भी जा सकता है ड्रग के। दूसरा इसमें जो टॉपिक है, एक्सप्लेन द रेशनल यूज ऑफ ड्रग्स एंड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस। तो रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा। तो रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन क्या है? सही दवा, सस्ती दवा, सही पेशेंट को सही डोज के अंदर राइट टाइम पे और उसकी बीमारी के हिसाब से उसको देना, इसको बोलते हैं रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन। और वो दवा सस्ती भी होनी चाहिए, एविडेंस बेस्ड भी होना चाहिए। ठीक है, अब इन्हीं चीजों को आप थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर सकते हैं कि रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन के क्या फैक्टर्स हैं, क्या चीजें हैं। तो सबसे पहला क्या है, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस होना चाहिए, यानी जो भी दवा आप दे रहे हैं वो एविडेंस बेस्ड हो, यानी साइंटिफिकली वो क्या प्रूव्ड हो। ठीक है, दूसरा क्या है, इंडिविजुअल पेशेंट असेसमेंट। और ये नहीं कि आप हर पेशेंट को आप एक ही दवा दे रहे हैं कि जैसी दवा दे रहे, नहीं, हर आदमी, हर पेशेंट क्या होता है वो अपने आप में यूनिक होता है। तो उसके लिहाज से आप उसको पहले असेसमेंट करेंगे, उसका इवेल्युएशन करेंगे, उसको चेकअप करेंगे, डायग्नोसिस करेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग उसको आप दवा देंगे। ठीक है, ये नहीं कि सिम्टम्स दिख रहे हैं एक जैसे तो दवा एक जैसी दे देंगे, नहीं, हर आदमी यूनिक होता है, हो सकता है सिम्टम कुछ और हो लेकिन बीमारी कुछ और हो उसको। ठीक है, ऐसे ही क्या उसको आप अगर रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन करना चाहते हो तो पहले आप एप्रोप्रिएट डायग्नोसिस कराएंगे। ऐसे क्या कहते हैं, आप बेनिफिट और रिस्क रेशियो को भी देखेंगे। आप दवा दे रहे हैं, अगर उसका नुकसान ज्यादा होने के चांसेस है क्या कहते हैं बेनिफिट के मुकाबले में, तो आप क्यों उसको यूज करेंगे, नहीं यूज करना है। ऐसे क्या कहते हैं आपको डोजेस देखना होता है कि सही डोज दें, सही ड्यूरेशन के साथ दें। ऐसे क्या कहते हैं पेशेंट मॉनिटरिंग भी करना रहता है, ऐसे पेशेंट को काउंसिल भी करेंगे अपने उसके दवाओं के रिगार्डिंग और उसके लाइफ स्टाइल के चेंजिंग के रिगार्डिंग आप उसको काउंसिल भी करेंगे। और जो उसको मेडिकेशन करेंगे वो कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, यानी वो दवा इफेक्टिव भी हो और जो उसकी कॉस्ट है ना वो सस्ती हो। बहुत ज्यादा क्या महंगी दवा हर आदमी अफोर्ड नहीं कर पाएगा। ऐसे क्या कहते हैं कंटिन्यूड प्रोफेशनल डेवलपमेंट, और क्या कहते हैं जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट है वो कंटिन्यू होना चाहिए, यानी कि एक बार पढ़ के आप डिप्लोमा करके चले गए तो बस खत्म नहीं, आप हमेशा पढ़ते रहिए। नई नई रिसर्च आती है, नए नए जर्नल्स आते हैं, तो उसको आप पढ़ते रहिए। और अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, कोई चीज आपको पता नहीं है, तो उसको जो आपसे सीनियर लोग हैं उनसे पूछने में झिझक महसूस न करिए, बेझिझक के बिना हेजिटेशन के आप जाके उनसे मालूम करिए। ठीक है ना, तो अपना डेवलपमेंट भी करना है। अब एक टॉपिक था स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस, तो इसको बोलते हैं STG। तो ये STG क्या होता है, तो ये समझिए एक टूल होता है। टूल आप ये कह सकते हैं एक छोटी सी किताब होती है, या एक एप्लीकेशन भी हो सकता है, या कोई समझिए वेबसाइट भी हो सकता है, जिसके अंदर बहुत सारा डेटा स्टोर करके रखा जाता है, यानी बीमारियों को कैसे इलाज किया जाए, कैसे ट्रीटमेंट किया जाए, जो बीमारियां हैं नॉर्मली जो होती रहती हैं और उनमें कौन सी दवाएं यूज की जाएं, उसके अंदर लिखा रहता है। और ये होता है जो मतलब जूनियर टाइप के डॉक्टर्स वगैरह होते हैं, जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल है, जिनको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो उनके लिए उसके अंदर लिखा जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपकी एक किताब है फार्माकोथेरापेटिक्स, तो इसके अंदर बहुत सारी बीमारियों के बारे में, बीमारी क्या होती है, कैसे डेवलप होती है, उसके लिए आप कौन सी दवा करेंगे। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें जिसके अंदर लिखा रहता है वही होता है स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस। ठीक है ना, ये और वो सारी जो चीजें हैं वो एविडेंस बेस्ड हो, और क्या कहते हैं क्वालिटी ऑफ केयर हो, यानी क्या कहते हैं अच्छी क्वालिटी आप दे सकते हो, अच्छे से लोगों का इलाज कर सकते हो, और गुड कॉस्ट हो। अब दवाएं तो बहुत सारी हैं, अब एक ही दवा है, कोई तो उसमें क्या मान लीजिए जेनेरिक है, वो 10 रुपए की आ जा रही है, और उसी लेवल की दवा, उसी जैसी क्वालिटी की दवा पता चल रहा है कि 200 की आ रही है। तो ये जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस है, इसमें उन दवाओं के बारे में लिखा जाता है कि जो सस्ती भी हो, इफेक्टिव भी हो, और क्या कहते हैं अच्छे से वो काम भी करती हो, और वो एविडेंस बेस्ड हो। ठीक है ना, तो उसको यूज किया जाता है। तीसरा क्वेश्चन है डिफाइन एंजाइना एंड मायोकार्डियल इन्फेक्शन
एंड गिव देयर फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। एंजाइना क्या होता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन क्या होता है, इसके बारे में बताना है। तो एंजाइना का मतलब होता है कि सीने के अंदर जो दर्द होता है, चेस्ट पेन होता है, उसको बोलते हैं एंजाइना, ठीक है ना। और वो किस वजह से होता है, ये नहीं कि कोई भी किसी भी तरीके का दर्द हो रहा है उसको आप एंजाइना बोल देते हैं, नहीं, बल्कि जब हमारे हार्ट जो है, हार्ट के जो मसल्स हैं उन तक जब ब्लड की सप्लाई नहीं होती है तो उस वक्त में जो दर्द होता है उसको बोलते हैं एंजाइना। और जब ब्लड की सप्लाई नहीं होती है हमारे हार्ट के मसल्स तक, उनकी डेथ होने लगती है, उनका जो फंक्शन है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन। ये दोनों चीजें एक साथ मिली जुली हैं, ठीक है ना। जब मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है तब उस वक्त में क्या होता है, एंजाइना होता है। समझ में आ रही बात। और नॉर्मल भाषा में देखा जाए गांव देहातों के अंदर तो इन सब बीमारियों को बोलते हैं हार्ट की बीमारी। क्या बोलते हैं, हार्ट की बीमारी हो गई इसको। तो एंजाइना क्या है, जो दर्द होता है उस दर्द को एंजाइना बोलते हैं, और जिसकी वजह से दर्द होता है उसको क्या बोलते हैं, मायोकार्डियल इन्फेक्शन बोलते हैं। और इसमें होता क्या है कि ब्लड की सप्लाई हमारे हार्ट के मसल्स तक नहीं पहुंच पाती है। ब्लड जब वहां तक नहीं पहुंचेगा उनको न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, उनको ऑक्सीजन नहीं मिलता है, उनका फंक्शन ब्रेक डाउन हो जाता है, वो मरने लगते हैं, तो फिर दर्द भी होता है। और फिर क्या कहते हैं, जब वहां से ब्लड की सप्लाई नहीं होगी, जब उनकी डेथ होने लगती है, वो कमजोर पड़ते हैं, तो फिर क्या पूरी तरीके से ब्लड भी पंप नहीं कर पाएंगे। और जब ब्लड की सप्लाई रुकेगी तो अब समझिए पूरी बॉडी का फंक्शन अब डैमेज होना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ एंजाइना का भी पूछ लेता है, तो ये 4 तरीके का होता है। मैंने यहाँ पे सिर्फ तीन ही टाइप से लिए हैं इसके, ठीक है। तो एक क्या है, स्टेबल और क्रोनिक बोलते हैं जिसको, एक होता है अनस्टेबल एंजाइना और एक होता है माइक्रोवेस्कुलर एंजाइना। तो मैं थोड़ा थोड़ा यहाँ पे बता देता हूं आपको। तो जो हमारी आर्टरीज हैं उसके अंदर क्या होता है, प्लेग जम गया, यानी समझिए ब्लॉकेज हो गया वहां। ये वाला जो ब्लॉकेज होता है स्टेबल, वो मतलब उसी पर रुका रहता है, वो आगे नहीं बढ़ता है। मान लीजिए आधी जो नस है वो ब्लॉक हो गई है तो वो आधी उतने पर रुकी रहती है, वो बढ़ती नहीं है। और उसमें आदमी को दिक्कत उस वक्त होती है जब वो क्या कहते हैं, जो मतलब वर्कलोड उसका बढ़ता है, यानी मान लीजिए वो एक्सरसाइज कर रहा है, दौड़ रहा है, कोई हैवी चीज उठा रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, तो उस वक्त में अब उसको उसके हार्ट को ज्यादा ब्लड की जरूरत होती है, क्योंकि उसको जल्दी जल्दी पंप करना है। तो अब वहां पे जो ब्लड जा रहा था आधे नसों के जरिए से, आधा रास्ता तो ब्लॉक है, तो अब उतना सफिशिएंट नहीं हो पाता, तो उस वक्त में आदमी को दिक्कत होती है, सिम्टम्स आते हैं, दर्द वगैरह होता है। वो होता है स्टेबल एंजाइना, यानी जितना ब्लॉकेज है उसी पे रुका रहता है, बढ़ता नहीं है। और जो दूसरा होता है वो रेगुलर उतने पे रुका नहीं रहता है, बल्कि वो क्या धीरे धीरे बढ़ता रहता है, ठीक है ना। वो डायनेमिक होता है, अनस्टेबल होता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं अनस्टेबल एंजाइना। इस वाली कंडीशन में क्या है कि आदमी मान लीजिए दर्द होने लगा, मेहनत कर रहा था, दौड़ रहा था, दर्द हुआ, तो फिर जो रेस्ट कंडीशन में आएगा तो ठीक हो जाएगा। लेकिन अनस्टेबल वाले में ऐसा नहीं है कि रेस्ट में आ जाए तो उससे रुक जाएगा। तीसरा होता है माइक्रोवेस्कुलर एंजाइना। इसमें क्या होता है कि जो ये मान लीजिए अनस्टेबल एंजाइना है, वहां पे जो प्लेग जमा हुआ उसी में से कोई टुकड़ा टूट के और जाके आगे की जो पतली नसें हैं हार्ट के अंदर उस पे जाके ब्लॉक कर देती हैं, ठीक है। तो अभी इस वाले को बोलते हैं माइक्रोवेस्कुलर एंजाइना। अगर आपके पास टाइम हो तो डिटेल वीडियो जाके आप देख लीजिएगा, वहां पे मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, आपको पूरी बातें सारी अच्छे से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। अब इसका फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या है एंजाइना पेक्टोरिस का, तो इसमें हम लोग क्या देते हैं, नाइट्रेट्स देते हैं। नाइट्रेट क्या करते हैं, जाके डायलेट कर देते हैं ब्लड वेसल्स को, ठीक है। उनका एग्जाम्पल है जैसे कि नाइट्रोग्लिसरीन हो गया, आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट हो गया, ऐसे इसमें बीटा ब्लॉकर्स भी देते हैं। तो जैसे उनका एग्जाम्पल क्या, जैसे कि एटिनोलोल हो गया, जैसे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, अम्लोडिपिन, नेफिडिपिन, ऐसे क्या कहते हैं थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स वगैरह भी देते हैं जैसे। तो ये क्या करते हैं वहां पे मतलब ब्लड का थक्का जमने नहीं देते हैं। अगर मान लीजिए वहां पे जम भी गया है, क्लोटिंग हो गई है थोड़ी बहुत, तो उसको क्या कहते हैं मतलब वहां से तोड़ने का काम करते हैं वो। उसका एग्जाम्पल जैसे कि स्ट्रेप्टोकाइनेज, यूरोकाइनेज। मायोकार्डियल इन्फेक्शन क्या होता है इसके बारे में आप पढ़ चुके हैं। मान लीजिए मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो गया, अब उसका जो रीजन है उसको हम लोग पहले ट्रीट करते हैं। मान लीजिए अनस्टेबल एंजाइना था, अब जो भी एंजाइना है पहले उसको ट्रीट करते हैं। उसमें हम लोग क्या करते हैं, एंजियोप्लास्टी करते हैं, ठीक, यानी आर्टरीज में जो ब्लॉकेज है उस ब्लॉकेज को हटाते हैं, स्टेंट लगा देते हैं, यानी एक रिंग होता है जो जाके वहां पे फिट कर देते हैं, तो वो तो क्या कहते हैं जो नसें ब्लॉक हो गई थी वो खुल जाती हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर इसमें और हम लोग कौन सी दवाएं देते हैं, तो ब्लड थिनर देते हैं, ठीक है ना, जो ब्लड को पतला करके रखे, जैसे कि एस्पिरिन हो गया, थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग देते हैं, स्ट्रेप्टोकाइनेज हो गया, यूरोकाइनेज हो गया, ऐसे एंटी प्लेटलेट ड्रग देते हैं, प्लेटलेट का एग्रीगेशन नहीं होने देता है, तो जैसे कि क्लोपिडोग्रेल, ठीक है। इसमें नाइट्रेट्स भी देते हैं, बीटा ब्लॉकर भी देते हैं, ऐसे ही एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर भी देते हैं। अगला क्वेश्चन है, गिव दी एटियोपैथोजेनेसिस एंड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ अस्थमा एंड डिफाइन COPD। ये कह रहा है कि अस्थमा का एटियोपैथोजेनेसिस बताइए
और उसका फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट बताइए। तो पहले ये समझिए कि अस्थमा क्या होता है। तो अस्थमा एक क्रोनिक डिसीज है, ठीक है ना, और ये हमारे लंग्स से रिलेटेड डिसीज है, ठीक है, ब्रोंकाई से रिलेटेड डिसीज है। इसमें क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, एलर्जिक रिएक्शन की वजह से इन्फ्लामेशन हो जाता है। अब जो ब्रोंकाई है वो उसके अंदर जब इन्फ्लामेशन होता है वो उनके अंदर सूजन हो जाता है, और वो फिर जो क्या कहते हैं रास्ता है वो नैरो हो जाता है, ठीक है। जब उसमें सूजन होगा वो मोटे हो जाएंगे तो बीच का जो रास्ता पतला हो जाता है, तो पूरी तरीके से हवा का फ्लो नहीं हो पाता है, पूरी तरीके से हवा का एल्वियोलाई तक नहीं पहुंच पाता है। तो उसी कंडीशन में फिर आदमी का सांस वगैरह फूलने लगता है, सीने में दर्द जैसा होने लगता है, ठीक है। तो उस कंडीशन को बोलते हैं अस्थमा। कहते हैं अलग अलग रीजन की वजह से हो सकता है, एटोपिक होता है, नॉन एटोपिक होता है, यानी एक तो ये कि जो बाहरी एलर्जन वगैरह है उनकी वजह से होता है, दूसरा है कि एलर्जन वगैरह नहीं है, दूसरे जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, ये पोल्यूशन हो गया, जैसे ठंडी का मौसम हो गया, ठीक है, या गर्मी का मौसम हो गया, स्मोकिंग हो गई, ऐसे क्या कहते हैं कोई क्या कहते हैं रूम डिओडोरेंट यूज करता है, खुशबू वगैरह लगाता है, स्ट्रेस की वजह से, एंगर की वजह से, तो इनकी वजह से अगर होता है तो उसको बोलते हैं नॉन एटोपिक। और एक होता है ड्रग की वजह से, यानी कोई ड्रग वगैरह यूज करने की वजह से होता है, एस्पिरिन की वजह से भी अस्थमा इंड्यूस हो सकता है। टियोलॉजी क्या है, क्यों होता है, तो आपने पढ़ा एलर्जन की वजह से होता है, जैसे कि डस्ट हो गया, एनिमल डेंडर हो गया, पोलन हो गया, रिटेंट जो होते हैं उनकी वजह से होता है, जैसे कि स्मोक हो गया, स्ट्रेस हो गया, कोल्ड हो गया, तो इनकी वजह से भी हो सकता है। ऐसे ड्रग की वजह से हो सकता है, जैसे कि एस्पिरिन हो गया, और एसिटाइल कोलिन की वजह से भी अस्थमा होता है। ये इसके एटियोलॉजी है। इसकी पैथोजेनेसिस क्या है, यहाँ पे मैं शॉर्ट में बताऊंगा। सांस लिया आपने, धूल मिट्टी, ठीक है, पोलन हो गया, कोई भी चीज आपके लंग्स के पाइप के अंदर पहुंची, फिर वहां से ट्रेकिया में गया, ठीक है, और फिर वहां से ब्रोंकाई में गया, तो वहां पे होते हैं मैक्रोफेजेस, वो उसको अपने अंदर ले लेते हैं, ठीक। अब उसको अपने अंदर ले लेते हैं, उसको खत्म कर देते हैं। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि मैक्रोफेज उसको अपने अंदर तो ले लेते हैं लेकिन उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते हैं, और वो बाहर निकल के आ जाता है और कहता है देखो आई एम हियर। उसके बाद हमारा जो इम्यून सिस्टम एकदम से वो क्या एक्टिव होता है, और फिर क्या कहते हैं एंटीबॉडीज वगैरह बनाने लग जाते हैं, ठीक है ना। उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, उसको पहचानते हैं कि किस टाइप का है। फिर वहां पे हमारा मास्ट सेल है वो आ जाता है, मास्ट सेल से फिर टी हेल्पर सेल रिलीज होने लगते हैं, प्लाज्मा सेल रिलीज होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है एंटीबॉडीज वगैरह बनने लग जाते हैं, और ये जो एंटीबॉडीज है ना, ये अब जाके उसको जो वो बचा हुआ था उसको तो मारते ही हैं, उसके अलावा और भी बहुत सारे एंटीबॉडीज उसी एलर्जन को मारने के लिए बन जाते हैं, उस टाइप के एलर्जन को मारने के लिए बन जाते हैं। कि अब जब दोबारा अब जो क्या कहते हैं ये जो एंटीबॉडीज बने हुए हैं ये मास्ट सेल पे जाके बैठे रहते हैं, या ये समझिए जैसे बंदूक के अंदर गोली लगा के रखा जाता है, ऐसे ये आईजीई हैं जो एंटीबॉडीज हैं, ये मास्ट सेल पे लोडेड हो जाते हैं, जाके बैठे रहते हैं, उसी एरिया के अंदर आ जाते हैं जहां पे एलर्जन पिछली बार पकड़ा गया था, ठीक है। अब जब दोबारा एलर्जन आता, मान लीजिए फिर वो आदमी क्या कहते हैं बाहर गया, ठीक है, और वहां से फिर से पोलन उसके अंदर आ गया, डस्ट वगैरह आ गया, तो अब ये जो एंटीबॉडीज है ना ये एक्टिव हो जाते हैं, और फिर उसको जैसे ही वो एंटीबॉडीज के कांटेक्ट में आता है वो एलर्जन, अब जो मास्ट सेल है ना उसके अंदर एक तरीके की समझिए मास्ट सेल को एक इंफॉर्मेशन जाता है, एक अलार्म बजता है उसको समझिए, और फिर क्या होता है वहां से, और फिर वो क्या हिस्टामिन प्रोड्यूस करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोड्यूस करता है, ऐसे ल्यूकोट्राइन्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और ये सब क्या है आप इसके बारे में पढ़ चुके हैं, ये एक तरीके से ऑटोकॉइड्स होते हैं, इनको लोकल हार्मोन बोलते हैं, यानी जहां पे जिस एरिया में होते हैं वहीं पे ये अपना काम भी करते हैं। ये जो उसमें प्रोस्टाग्लैंडिन है ये क्या करता है ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देता है उस एरिया के अंदर जो है, ऐसे वहां उस एरिया में इन्फ्लेमेशन कर देता है, और क्या कहते हैं जो ल्यूकोट्राइन्स हैं या हिस्टामिन है ये क्या करते हैं वहां पे म्यूकस का फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा कराने लगते हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं जो स्मूथ मसल्स है वहां पे उसमें कंस्ट्रिक्शन कराने लगते हैं, और जब ये सारी चीजें होती हैं तो फिर क्या होगा वहां पे डायलेशन कर दिया, उस एरिया के अंदर जो ब्लड वेसल्स है जब डायलेट होंगे तो और ज्यादा जगह लेंगे वो, तो और रास्ता पतला किए वो, इन्फ्लामेशन हो गया, इन्फ्लामेशन में सूजन हो गया, तो सूजन होने के बाद फिर जगह और कम हो गई, और फिर सूजन होने के बाद उसमें कंस्ट्रिक्शन भी करा देते हैं स्मूथ मसल्स के अंदर, एक तो पहले से वो मोटे मोटे हो गए और जब सुकड़ेंगे तो और रास्ता पतला कर देते हैं, तो फिर क्या होता है ऑब्स्ट्रक्शन इन एयर फ्लो, हवा जो बाहर से आ रही थी वो अच्छे तरीके से अंदर नहीं आ पाती है, तो फिर क्या होता है अस्थमा के सिम्टम्स आने लगते हैं। अब इनका फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या है, तो लॉन्ग टर्म अस्थमा मेडिकेशन होता है, यानी इसको ये दवा का जो असर है वो लंबे समय तक रहता है, तो इसमें आता है एक इनहेल्ड कोर्टिकोस्टेरॉइड जैसे कि फ्लूटिकासोन हो गया, ऐसे क्या ल्यूकोट्रिएन मॉडिफायर्स आते हैं जैसे मोन्टेलुकास्ट हो गया, ठीक है। ऐसे लॉन्ग एक्टिंग बीटा
एगोनिस्ट आता है जैसे कि सेल्मीटेरोल हो गया, ठीक है, और क्या कहते हैं थियोफाइलिन भी देते हैं। तो ये क्या करता है, ब्रोंको डायलेशन कराता है, वहां पे कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया था तो उसको डायलेट करता है। ऐसी कुछ दवाएं होती हैं जो तुरंत मतलब फायदा देने के लिए यूज होती हैं, तो उसमें आता है एक एल्ब्यूटेरॉल और इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड। अगला आपको पढ़ना है डेफिनेशन ऑफ सीओपीडी के सीओपीडी क्या होता है। तो अकॉर्डिंग टू WHO सीओपीडी का मतलब होता है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, और कभी दोनों के बारे में डिफरेंस भी पूछ लेता है कि सीओपीडी में और अस्थमा में क्या फर्क होता है, वो भी मैं आगे आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक लंग्स से रिलेटेड डिसीज है, और जो कहते हैं लंग्स के अंदर जो हवा का फ्लो है, यानी जो एयर आ रहा है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है और क्रोनिक होता है, वो धीरे धीरे डेवलप होता है, और फिर क्या करता है, वो इंटरफेयर करता है नॉर्मल ब्रीदिंग को, आदमी सही से सांस नहीं ले पाता, सांस फूलने लगता है। तो इसमें लगेगा कि अस्थमा की तरह से ही, लेकिन कुछ फर्क है इसके अंदर। अब हम लोग दोनों में क्या फर्क है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। आपको कई बार इसके बारे में आपने अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो कई बार आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि अस्थमा में और सीओपीडी में क्या फर्क होता है। तो चलिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ। जो अस्थमा है वो एक एलर्जिक रिएक्शन है, ठीक है ना, यानी जब वो एलर्जन आते हैं तब अस्थमा के सिम्टम्स आते हैं, और फिर क्या है, जब वो एलर्जन खत्म होते हैं, दवा वगैरह आप खा लेते हैं, फिर आपका अस्थमा ठीक हो जाता है। ये नहीं कि आपको कंटिन्यूली वो बना रहता है, ठीक। एक तो फर्क ये हो गया। तीसरा इसमें एज का भी फर्क है। अस्थमा जो होता है वो बचपन में भी हो सकता है, एडल्ट में भी हो सकता है, ठीक है ना, और ये जो सीओपीडी है ये बचपन में नहीं होता है, ये बड़ों में होता है, इसलिए कि ये धीरे धीरे डेवलप होता है। जैसे कोई गंदे पोल्यूशन, जैसे कि मान लीजिए कोई गंदी हवा के अंदर रह रहा है, पोल्यूशन वाला एरिया उसमें रह रहा है, तो अब उसके अंदर जो पोल्यूशन है वो धीरे धीरे क्या कर रहा है, डैमेज कर रहा है उसके ब्रोंकाई को, तो उसकी वजह से होता है ये धीरे 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 डेवलप होता है बहुत लंबे समय में, तो ये बचपन में नहीं होता है सीओपीडी, ठीक। और ये जो कहते हैं जो अस्थमा होता है वो प्रोग्रेसिव नहीं होता है, ये नहीं कि वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, बल्कि जितने पे है उतने पे रुक सकता है, वो ठीक भी हो सकता है। लेकिन जो सीओपीडी है ये प्रोग्रेसिव होता है, एक बार अगर किसी को हो गया तो अब ये धीरे धीरे बढ़ता रहता रुकता नहीं है, ठीक है ना। और ये क्यों होता है कि लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू हार्मफुल सब्सटेंस, यानी हार्मफुल सब्सटेंस से जो है, मान लीजिए एयर पोल्यूशन है, अब वो धीरे धीरे उसको डैमेज कर रहा है, या स्मोकिंग कर रहा है कोई, धीरे धीरे उसको डैमेज करते हैं, तब जाके सीओपीडी होता है, ठीक है। तो ये कुछ फर्क है इनके अंदर। इसका फुल फॉर्म आप याद कर लीजिएगा, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। अब ये दो तरीके का होता है, एक होता है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, एक होता है एम्फाइसेमा। कभी इनके बारे में भी पूछ लेता है। जो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस होता है उसमें क्या होता है, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है, यानी आपका जो ट्रेकिया है, ब्रोंकाई है, उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है, ठीक, और फिर वहाँ से बहुत ज़्यादा म्यूकस रिलीज होने लगता है, ठीक है, और उसमें एक पूरा थिक म्यूकस बन जाता है, और वो जो म्यूकस होता है वो हटता नहीं है, तो इस तरीके से रास्ता पूरा एकदम ब्लॉक हो जाता है, तो वो होता है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। और एम्फाइसेमा में क्या होता है कि जो आपका एल्वियोलाई होता है उसके अंदर जो इलास्टिसिटी होती है, यानी उसके अंदर जो एक खींचने की, सुकड़ने की जो ताकत होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब हवा मान लीजिए आया, वो फैल गया, ठीक, और फिर वापस जब कार्बन डाइऑक्साइड आता है तो ये फैला ही रहता है, ठीक है ना, उसको दबाता है तब तो ये बाहर निकलता कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन वो क्या है, वापस से दब नहीं पाता है, कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं हो पाता, वो फैला रहता है, उसका साइज बड़ा हो जाता है, उसकी इलास्टिसिटी क्या खत्म हो जाती है, और कई बार वो बस्ट हो जाता है, फट जाता है, और जब फट जाता है तो अब क्या है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पूरी तरीके से बाहर नहीं निकल पाता है, तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं एम्फाइसेमा। अगला क्वेश्चन है, गिव द फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ डिस्मेनोरिया एंड प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। डिस्मेनोरिया आप अच्छे से जानते हैं, डिस्मेनोरिया का डेफिनेशन क्या है। पहले आप इनको बीमारियों के मैनेजमेंट तो करेंगे, पहले इसको समझिए होता क्या है। यहाँ से एक आध नंबर का डेफिनेशन 2 नंबर का पूछ लेता है। तो क्रैम्प्स एंड पेल्विक पेन, पेल्विक एरिया जो है उसके अंदर क्रैम्प्स होता है, या क्या कहते हैं उसके अंदर पेन होता है, दर्द होता है मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे, तो उसको बोलते हैं डिस्मेनोरिया। पेल्विक एरिया किसको बोलते हैं, वेजाइना आ गया, सर्विक्स आ गया, यूट्रस, ब्लेडर, यूरेथ्रा और रेक्टम, ये सारे एरिया आते हैं जब हम लोग डिस्मेनोरिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं। अब इसका फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या है, तो इसमें हम लोग दर्द को रोकने वाली दवाएं देते हैं, एनाल्जेसिक देते हैं, जैसे कि पैरासीटामोल हो गया, आइबुप्रोफेन हो गया, डाइक्लोफेनेक हो गया। चूंकि वहां पे क्रैम्प्स हो रहा है, स्पाज्म हो रहा है, तो एंटी स्पाज्मोडिक ड्रग भी देते हैं, जैसे कि डाइसाइक्लोमिन हो गया, मेफिनेमिक एसिड हो गया, ठीक है, इन दोनों को मिला के भी देते हैं। और प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम क्या होता है, तो इट इज ए ग्रुप ऑफ सिम्टम्स लाइक अनप्लीजेंट, अनकंफर्टेबल दैट अकर्स इन वीमेन टिपिकली
डेज बिफोर और ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन इन वीमेन। मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम क्या है, तो ये कह रहे हैं कि ये कुछ सिम्टम्स का एक ग्रुप है, इसमें कई सारे सिम्टम्स आते हैं जैसे कि अनप्लीजेंट, अच्छा ना लगना, अनकंफर्टेबल होना, मतलब कहीं पे भी अच्छा नहीं लग रहा है, बेचैनी सी हो रही है। और खास तौर से ये कब होता है, मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे या उससे कुछ दिनों पहले, क्योंकि उस वक्त में कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं तो उसकी वजह से मतलब मूड थोड़ा सा डिस्टर्ब सा हो जाता है, अनप्लीजेंट फील करती हैं वो, तो उसको बोलते हैं प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या है, तो इसमें एंटी डिप्रेसेंट देते हैं, ठीक है, हार्मोनल चेंजेस होता है इस वजह से। तो उसका एग्जांपल क्या है, जैसे कि सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, उसका एग्जांपल है फ्लूओक्सेटिन, पैरोक्सेटिन, ठीक है। ऐसे नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग वगैरह भी देते हैं, दर्द वगैरह होता है तो उसमें आइबुप्रोफेन हो गया। ऐसे डायूरेटिक्स वगैरह भी देते हैं जैसे कि स्पाइरोनोलेक्टोन हो गया। इस वक्त में देते हैं कि अगर बॉडी के अंदर मान लीजिए साल्ट की मात्रा ज्यादा हो गई, उसकी वजह से दिक्कत हो रही है, या वाटर का रिटेंशन हो रहा है कहीं पे, ठीक है ना, तो उस कंडीशन में डायरेटिक्स वगैरह देते हैं। ऐसे क्या है, हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स वगैरह भी देते हैं, लेकिन हर वक्त नहीं देते हैं इसको। जब उसमें यह कि मतलब ओवुलेशन को रोकना होता है तब उस कंडीशन में इसको देते हैं। जो अगला क्वेश्चन है, गिव द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ हाइपो एंड हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है। हाइपोथायरॉयडिज्म क्या है, यानी जो थायराइड हार्मोन है अगर ब्लड सर्कुलेशन के अंदर उनका लेवल क्या है 20 से 40% अगर कमी हो जाती है तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। और उसकी वजह से क्या होता है, जो मेटाबॉलिज्म, जो हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है वो स्लो डाउन हो जाता है, ठीक। अब इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है, इसमें क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन होने लग जाएगा, ठीक है, कब्ज होगा, डिप्रेशन हो सकता है, फीलिंग ऑफ टायर्डनेस हो सकता है, हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल, कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ सकता है ब्लड के अंदर, ड्राई स्किन हो सकती है, एक्सेसिव फॉरगेटफुलनेस हो सकता है, आदमी को चीजें याद नहीं रहेंगी, भूलने लग जाएगा बहुत ज्यादा, हैवी एंड फ्रीक्वेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल हो सकता है, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होगी और बार बार होने लग जाएगी। ऐसे क्या, टिंगलिंग इन हैंड्स हो जाएगा, मतलब हाथ क्या है होता है ना, सुन्न टाइप के हो जाते हैं, तो इस टाइप का हो जाएगा। और क्या, लॉस ऑफ सेक्सुअल डिजायर, सेक्स करने का मन ही नहीं करेगा, ठीक है। और क्या होगा, गैनिंग वेट, और इसमें आदमी का वेट क्या है वो बढ़ने लग जाता है। और दूसरा क्या है, हाइपरथायरॉयडिज्म, पर अगर वही थायराइड हार्मोन हमारे ब्लड के अंदर ज्यादा हो जाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थायराइड, उसको हम लोग बोलते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है, तो उसका उल्टा समझ लीजिए होगा, इसमें वेट लॉस होने लग जाएगा, बहुत ज्यादा भूख लगेगी, चेंज इन मेंस्ट्रुअल साइकिल चेंज हो जाएगा, रेस्टलेसनेस हो जाएगा, आदमी बेचैनी होगी, डायरिया हो सकता है, बहुत ज्यादा पसीना आ सकता है, स्लीप प्रॉब्लम हो सकता है, नींद नहीं आएगी, बेचैनी से होगी। और क्या कहते हैं, जो थायराइड ग्लैंड है उसके अंदर इन्फ्लेमेशन और सूजन वगैरह हो सकता है, ये इसके सिम्टम्स हैं। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या है, तो हार्मोन इनहिबिटर देते हैं इसमें, जैसे कि मेथिमाजोल हो गया, प्रोपाइल थियोयूरेसिल हो गया, ठीक है। ऐसे क्या, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स देते हैं, रेडियो एक्टिव आयोडीन देते हैं। अगला क्वेश्चन है, डिफाइन एपिलेप्सी एंड पार्किंसंस डिसीज। एपिलेप्सी क्या होता है और पार्किंसंस डिसीज क्या होता है, इसको डिफाइन करना है। एपिलेप्सी क्या है, एपिलेप्सी इज ए नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर, ये हमारे नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर है, आप ये भी कह सकते हैं ये ब्रेन डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज इन ब्रेन सेल, जो हमारे ब्रेन के सेल हैं उसमें जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस होते हैं, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज होती हैं वो एबनॉर्मल हो जाती हैं, वो ज्यादा हो जाती हैं, ठीक है ना। उसकी वजह इस कंडीशन को हम लोग एपिलेप्सी को सीजर भी बोलते हैं और कन्वर्जेंट भी बोलते हैं। और इनको ठीक करने के लिए जो दवाएं दी जाती है उसको एंटी कन्वर्जेंट बोलते हैं। अब एपिलेप्सी में होता क्या है, तो बहुत ज्यादा कॉन्ट्रेक्शन होने लग जाता है बॉडी के अंदर, ठीक है ना, एकदम कभी कभार ऐसा होता है हाथ अकड़ जाएंगे, या फिर क्या हुआ, इनवॉलेंटरी मूवमेंट होने लगता है, ठीक है ना, अपने आप हाथ हिलने लग जाएंगे, पैर हिलने लग जाएगा, देखते झटके लगते हैं। ऐसे क्या होगा, शेकिंग ऑफ बॉडी, बॉडी क्या हिलने लग जाती है। दूसरा क्या, पार्किंसंस डिसीज, तो ये क्या होता है, इट इज ए क्रोनिक प्रोग्रेसिव न्यूरो डिजेनरेशन डिसऑर्डर। ये क्रोनिक और प्रोग्रेसिव यानी धीरे धीरे डेवलप होने वाली और हमेशा, और ये प्रोग्रेसिव है यानी हमेशा आगे बढ़ती रहने वाली। अब ये एक बार हो गई बीमारी तो अब ठीक नहीं होगी। और इसमें होता क्या है, न्यूरो डिजेनरेशन होता है, यानी जो नर्वस सिस्टम है वो डिजेनरेट होने लगता है, वो समझिए खराब होने लगता है, उसका जो फंक्शन है वो स्लो डाउन हो जाता है, ठीक है, वो काम अब ढंग से नहीं कर पाते हैं। और इसमें होता क्या है,
इन विच स्लो डाउन द वॉलंटरी मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट्स, और बॉडी के पार्ट्स के जो वॉलंटरी मूवमेंट हैं वो स्लो डाउन हो जाता है। जैसे जब आपका जब मन करता है तो अपना हाथ उठा लेते हैं, जब मन करता है नीचे कर लेते हैं, जब मन करता है आप चलते हैं, जब मन करता है रुक जाते हैं। तो जो ये मोमेंट है ये वॉलंटरी है, यानी वॉलंटरी मतलब आपकी मर्जी से। लेकिन इसमें होता क्या है कि जो नर्वस सिस्टम है वो किसी हद तक डिस्टर्ब होता है, डिस्ट्रॉय होता है। तो अब आप अपनी मर्जी से करना भी चाहते हो तो ना आसानी से नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। मसल से टोन चेंज हो जाता है, रिजिडिटी आ जाती है उसके अंदर। ऐसे क्या है उसमें ट्रेम्बलिंग वगैरह होने लगता है, ट्रेमर बोलते हैं या फिर उसको शेकिंग बोलते हैं, यानी बॉडी के अंदर कपकपाहट से आने लग जाती है। रेस्ट कंडीशन में भी आप बैठे हुए हैं तो भी क्या है बदन हिल रहा है, हाथ हिल रहे हैं, ठीक है ना। तो इस कंडीशन को बोलते हैं पार्किंसंस डिसीज। अगला क्वेश्चन है डिफाइन पेप्टिक अल्सर विद एटियोपैथोजेनेसिस एंड डिस्कस इट्स फार्माकोलॉजिकल एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। पेप्टिक अल्सर क्या होता है उसको बताना है। तो पेप्टिक अल्सर क्या है? पेप्टिक अल्सर इज ए कंडीशन इन विच वुंड और सोर डेवलप ऑन द लाइनिंग ऑफ द एसोफेगस, स्टोमक और स्मॉल इंटेस्टाइन, बिगिनिंग पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन। तो पेप्टिक अल्सर क्या होता है? तो एक ऐसा कंडीशन है जिसमें हमारा जो क्या कहते हैं जीआईटी है उसके अंदर समझिए अल्सर हो जाता है, सोर हो जाता है, जख्म हो जाता है। और खास तौर से किसमें? जो हमारा एसोफेगस है, जो हमारा स्टोमक है और जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो इनिशियल पार्ट है उसके अंदर जब तक रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं पेप्टिक अल्सर, ठीक है। इसकी एटियोलॉजी क्या है, क्यों होता है ये? तो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी एक बैक्टीरिया है, तो उसकी वजह से भी क्या होता है वहां पे इन्फ्लेमेशन वो कॉज कर देता है और फिर अल्सरेशन हो जाता है उसकी वजह से। ऐसे नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स आप अगर खाते हैं तो उसकी वजह से भी हो जाता है। जैसे कि पैरासीटामोल आप बहुत ज्यादा खा रहे हैं और उसके साथ में आप क्या कहते हैं एसिड को कम करने वाली दवाएं नहीं लेते हैं तो अल्सर होने के चांसेस रहते हैं। स्मोकिंग की वजह से भी हो सकता है, ऐसे क्या कहते हैं अल्कोहल की वजह से भी हो सकता है और रेडियोथेरेपी की वजह से भी हो सकता है अल्सरेशन। पैथोजेनेसिस क्या है? तो आपको मालूम है कि हमारा जो स्टोमक है उसमें क्या है समझिए एक पूरी लाइनिंग होती है म्यूकस की, और वो जो म्यूकस होता है वो होता है बेसिक नेचर का। तो वो एसिड को ना हमारे जो क्या कहते हैं स्टोमक के जो मेम्ब्रेन है वहां तक पहुंचने नहीं देता है, ठीक है, उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। लेकिन मान लीजिए कभी ऐसा हुआ कि जो म्यूकस का लेयर है वो थिन हो गया, वो कमजोर हो गया, वो खत्म हो गया, जो प्रोटेक्ट कर रहा था एसिड है वो जाके वहां पे काम करता है और वहां पे क्या कहते हैं अल्सर कर देता है। तो एक तो क्या कहते हैं प्रोटेक्शन का काम कौन करता है? जो म्यूकस होता है वहां पे, ठीक है ना। जो म्यूकस होता है वो म्यूकस मेम्ब्रेन से रिलीज होता है और स्टोमक को बचाता है एसिड से। दूसरा जो प्रोस्टाग्लैंडिन होता है वो भी क्या है प्रोवाइड करता है एक तरीके से एडिशनल प्रोटेक्शन, ठीक है। तो अगर ये दोनों डैमेज हो जाते हैं तो फिर अल्सरेशन होने के फुल चांस रहते हैं, ठीक है ना, वहां पे अल्सर हो जाता है। अब इसका पैथोजेनेसिस क्या? हेलिकोबैक्टर पाइलोरी आ गया, ठीक है। अब वहां पे जब होता है तो टॉक्सिन रिलीज करता है, उसकी वजह से इन्फ्लामेशन होता है। फिर जब इन्फ्लामेशन होता है जो डिफेंस मैकेनिज्म हो वो कमजोर पड़ जाता है, फिर अल्सर हो जाता है। ऐसे नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स वगैरह आप लेते हैं तो जो क्या कहते हैं कॉक्स 1 इनहिबिटर है, जब उसको जैसे जो कॉक्स 1 एंजाइम है जब वो इनहिबिट होता है तो उसकी वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन का सेक्रेशन कम हो जाता है। अब जब प्रोस्टाग्लैंडिन भी एक तरीके से डिफेंस का काम कर रहा था तो वो कमजोर पड़ता है और फिर अल्सरेशन हो जाता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है? इसमें दर्द होता है पेट के अंदर, उसमें क्या होता है ब्लोटिंग होती है, पेट के अंदर भारी पनासा लगेगा। ऐसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर हो सकते हैं, हार्ट बर्न हो सकता है, एपेटाइट चेंज हो सकता है भूख न लगे, नोजिया वोमिटिंग हो सकती है, ठीक है। और सीवियर कंडीशन में क्या होगा? डार्क और ब्लैक स्टूल ड्यू टू ब्लीडिंग। अगर बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, इंटरनल ब्लीडिंग होने लगी तो फिर क्या होगा जो स्टूल है वो डार्क आ सकता है, ब्लैक आ सकता है और क्या बहुत ज्यादा दर्द भी हो सकता है। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या है? तो क्या करना है सबसे पहले डाइट पे ध्यान देना है। तो ऐसे खानों से बचना है जो मतलब ज्यादा देर तक पेट के अंदर रुकते हैं या जो जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होते हैं, जैसे कि मान लीजिए प्रोटीन वाले जो खाने हैं तो ऐसे खानों से बचना है। फाइबर वाले जिसमें क्या कहते हैं डाइटरी फाइबर ज्यादा उसको खाना चाहिए। और अगर वोमिटिंग वगैरह हो रही है उसकी वजह से वाटर का लॉस हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइट्स का लॉस हो रहा है तो क्या कहते हैं फिर पानी वगैरह ज्यादा पीने चाहिए, फ्लूइड लेना चाहिए। ऐसे क्या है जो नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स है उनको बंद कर देना चाहिए, स्मोकिंग को छोड़ देना चाहिए। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या है? इसमें एंटासिड देते हैं, वो जाके एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। ऐसे H2 ब्लॉकर देते हैं जैसे कि सिमिटिडीन हो गया, ठीक है, रेंटिडीन हो गया। तो ये क्या करते हैं
वहां से एसिड के सेक्रेशन को कम करते हैं। प्रोटोन पंप इनहिबिटर हो गया तो ये भी उसके एसिड के सेक्रेशन को कम करते हैं। प्रोटेक्टिव ड्रग्स आते हैं जो जाके जो अल्सर हुआ उसके ऊपर एक कवरिंग लेयर बना लेता है, जैसे कि सुक्राल फेट हो गया जिसको कैराफेट भी बोलते हैं, ठीक है, या बिस्मथ सब सैलिसिलेट हो गया। तो ये जाके वहां पे एक तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, एक वहां पे लेयर बना लेते हैं। ऐसे ही अगर क्या कहते हैं, अगर वो बैक्टीरिया की वजह से हुआ है जैसे कि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी की वजह से हो रहा है तो एंटीबायोटिक्स वगैरह भी देते हैं, जैसे कि इमिडाजोल हो गया, एजिथ्रोमाइसिन हो गया, ऐसे एमोक्सिसिलिन हो गया, मेट्रोनिडाजोल हो गया। क्वेश्चन है गिव फार्माकोथेरेपी ऑफ वायरल इन्फेक्शन SARS सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ठीक है, जो कोविड-19 का जो क्या कहते हैं जो कोरोना वायरस है, कोविड-19 है, वो भी इसी की फैमिली से बिलोंग करता है। तो अगर इसके बारे में पूछे या कोविड-19 के बारे में पूछे आप यही लिखिएगा, ठीक है ना। तो कोरोना वायरस के बारे में तो आप काफी कुछ जानते हैं, इस पे एक आप नोट्स लिख भी सकते हैं खुद से ही। अब ये जो कोरोना वायरस है ये क्या हाईली कंटेजियस डिसीज है, बहुत तेजी से एक से दूसरे में फैलने वाला बीमारी है। ये कहाँ पे अटैक करता है, ये खास तौर से हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उस पर ये अटैक करते हैं। और उसमें क्या करते हैं, ये जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसको बुरी तरीके से बंद कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं एयर फ्लो को, ठीक है ना। सांस नहीं ले पाता आदमी, उसके अंदर जाके लंग्स के अंदर जाके बहुत तेजी से मल्टीप्लाई होने लगते हैं। और जो हमारे ब्रेन है और क्या कहते हैं जो हमारा लंग्स है उसके अंदर सुराख कर देते हैं, वहां से फ्लूइड निकलने लगता है, ब्लीडिंग होने लगती है, पूरा रास्ता बंद हो जाता है ब्रोंकाई का। तो समझिए आदमी सांस ले भी नहीं पाता, नाक से खींचेगा भी तो अंदर नहीं जाता है, ब्लड तक नहीं पहुंचता है, ठीक है ना। इसीलिए इसको बोलते हैं सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। और जब ये होता है तो उसके साथ में और भी बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं, ठीक है ना। इसकी एटियोलॉजी क्या, कॉजेटिव एजेंट क्या इसका, तो कोविड-19, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं ड्रॉपलेट्स के थ्रू फैलता है, आदमी छींक रहा है उसके थ्रू फैल जाता है, फिजिकल कांटेक्ट के थ्रू फैलता है, क्या कहते हैं कंटामिनेटेड थिंग्स के जरिए से फैलता है, ठीक है ना। कोई जगह कोई चीज कंटामिनेटेड थी और वहां पे आप भी उसके कांटेक्ट में आए तो आपको भी फैल सकता है ये। इसका पैथोजेनेसिस क्या है, तो सबसे पहले आपके अंदर एंट्री करेगा, मैक्रोफेजेस एक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। अब आपके इम्यून सिस्टम अगर स्ट्रांग होता है तो इसको मैनेज कर लेते हैं, ठीक है। और अगर इम्यून सिस्टम क्या है स्ट्रांग नहीं होता है, आपका एक इम्यून सिस्टम कमजोर होता है तो मैक्रोफेजेस वगैरह उसको रोक नहीं पाते हैं, एंटीबॉडीज इतनी जल्दी नहीं बन पाती हैं, आपके एंटीबॉडीज को ही मार देता है, इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देता है। फिर उसके बाद क्या करता है वो अपना मल्टीप्लिकेशन करता है, अपने आप को बढ़ाता है बड़ी तेजी के साथ में। फिर क्या करता है इन्फ्लामेशन करता है, एक्यूट लंग्स इंजरी कर देता है, लंग्स के अंदर इंजरी कर देता है, उसमें सुराख कर देता है, ब्लीडिंग होने लगती है, रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाता है। फिर क्या होता है बहुत सारे दूसरे ऑर्गन जो है, जब रेस्पिरेटरी सिस्टम फेल हो जाएगा तो बहुत सारे जो दूसरे हमारी बॉडी के सिस्टम वो भी फेल होने लगते हैं, क्योंकि एक हमारा ऑर्गन दूसरे ऑर्गन से कनेक्टेड है, उसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो ठीक है, जब बहुत सारे ऑर्गन क्या होते हैं मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होता है तो आदमी की डेथ हो जाती है, ठीक है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है, फीवर हो गया, ड्राई कफ हो जाता है, फीवर हो सकता है, ड्राई कफ हो सकता है, वीकनेस आएगी, कमजोरी आएगी, शॉर्ट थ्रोट होगा, कंजक्टिवाइटिस हो सकता है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग तो होगा ही, पेन चेस्ट पेन हो सकता है। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या है, तो ऑक्सीजन थेरेपी लगाते हैं, वेंटिलेशन पे रखते हैं, फ्रेश एयर प्रोवाइड करते हैं, पेशेंट को करेज करते हैं, हिम्मत दिलाते हैं, काउंसलिंग करते हैं। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में क्या एंटीवायरल ड्रग्स इसके अंदर देते हैं, जैसे कि रेमडेसिविर हो गया, रिटरोनाविर हो गया, इसमें मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज भी देते हैं, टिलोविमेब हो गया। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज क्या होते हैं, तो हमारी बॉडीज के अंदर एक एंटीबॉडी बनता है, ठीक है, जैसा लेबोरेटरी के अंदर भी बना लिया जाता है, ठीक है ना। और ये जो हमारी बॉडीज के अंदर एक एंटीबॉडी बनता है जो बीमारियों से लड़ता है, लेकिन चूंकि यहाँ पे इम्यून सिस्टम पूरा डिस्टर्ब हो जाता है तो वो नहीं बन पाता है, ठीक है। तो बाहर से हम लोग उसी जैसा बना के लाके डाल देते हैं बॉडी के अंदर, वो क्या करता है मिमिक करता है इम्यून सिस्टम का, यानी जैसे हमारा इम्यून सिस्टम काम कर रहा है उसी की तरह से वो भी काम करता है। अगला क्वेश्चन है राइट ए नोट ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या होता है उसके ऊपर आपको एक नोट लिखना है। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, वो जो एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स है ना जो उनके ऊपर काम करती हैं उसके एक्शन को रोकने की एबिलिटी उनके अंदर पैदा हो जाती है। यानी अब जो एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स जैसे कि एंटीबायोटिक्स हो गया, एंटीवायरल ड्रग्स हो गई, एंटी मलेरियल ड्रग्स हो गई, एंथेलमेंटिक्स हो गई, ये जो दवाएं हैं जो मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे काम करती हैं, जब इनके लिए वो लोग रेजिस्टेंस बना लेते हैं, यानी इन दवाओं के एक्शन को रोकने के लिए अपने अंदर वो एबिलिटी पैदा कर लेते हैं, तो उसी को बोलते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। वो कुछ क्या है, कुछ केमिकल रिलीज करते हैं जो कि उनको क्या है
प्रोटेक्ट करता है, जो उनको बचाता है। ठीक, अब जब एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बन जाता है तो उसकी वजह से जो मेडिकल कॉस्ट है वो भी बढ़ जाता है। अब इसमें दवा लंबे समय तक चलानी पड़ती है, महंगी दवा यानी समझिए हाई लेवल की दवा चलानी पड़ती है। ठीक है, और इसकी वजह से मोर्टेलिटी जो रेट है वो भी बढ़ जाता है। इसके कॉजेज क्या है, कॉजेज ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, कैसे ये होता है? तो कभी कभार तो ये क्या नेचुरली अकर होता है, यानी आदमी दवा खा रहा है और क्या कहते हैं होना रहता है, जिसको बोलते हैं किस्मत मुकद्दर, तो नेचुरली अकर हो जाता है। और क्या होता है, नॉन रेजिस्टेंस बैक्टीरिया मल्टीप्लाई बाय द बिलियंस, और जो क्या कहते हैं बैक्टीरिया हैं जो कि अभी नॉन रेजिस्टेंस हैं तो वो बॉडी के अंदर आते हैं या बाहर भी रहते हैं, तो वो क्या होते हैं मल्टीप्लाई होते हैं लाखों तादाद में। ठीक है ना, बिलियंस और बिलियंस में वो बनते रहते हैं, नए नए मल्टीप्लाई होते रहते हैं, तो उनके अंदर म्यूटेशन भी होता है। ठीक है ना, कुछ ऐसे जिनके अंदर म्यूटेशन होता है, तो कुछ म्यूटेशन ऐसा हो जाता है कि जो बैक्टीरिया को रेजिस्टेंस बना देता है। समझ में आ रही बात, उसको बहुत ज्यादा पावरफुल बना देता है। ऐसे क्या है, मिसयूज और ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स को क्या मिस यूज किया जा रहा है, बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है, तो उसकी वजह से भी क्या है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बन जाता है। थोड़ा सा नजला हुआ, हल्का सा खांसी उसी आई, फौरन जाके आप एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं, तो इसकी वजह से भी ये हो सकता है। ऐसे ही नॉट टेकिंग कंप्लीट कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स, ऐसे ही मान लीजिए आपको एक कोर्स दिया गया कि आपको ये दवा 10 दिन खानी है, लेकिन आपने 2 दिन खाया छोड़ दिया, अब बैक्टीरिया पूरी तरीके से भी डिस्ट्रॉय हुआ नहीं था, तो अब वो क्या करता है उसके लिए रेजिस्टेंस बना लेता है। ऐसे क्या कहते हैं जो एंटीबायोटिक्स हैं उसको लो डोज में अगर लिया जा रहा है तो भी दिक्कत हो जाती है। ठीक है ना, जैसे कि मान लीजिए आपको लेना है 200 mg, ठीक, लेकिन आप उसको 100 mg ले रहे हैं, तो उसकी वजह से भी क्या है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस डेवलप हो सकता है। ऐसे क्या उन बीमारियों के लिए एंटीबायोटिक्स लेना जो खुद से ठीक हो जाती हैं, सर्दी जुकाम हो जाता है, फ्लू होता है, तो उसमें आपको उसमें आपको एंटीबायोटिक्स लेने की जरूरत नहीं होती है, खुद ब खुद हमारी बॉडी क्या एंटीबॉडीज बना लेती हैं, लेकिन उसमें भी आप ले रहे हैं। तो यही कह रहे हैं कि जो मतलब जो ऐसी बीमारी है जो खुद से ठीक हो जाती है उनके लिए भी एंटीबायोटिक्स वगैरह लेना एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बन सकता है। ठीक है, 3 तरह का होता है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, एक होता है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस, एक होता है एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंस, एक होता है पैन ड्रग रेजिस्टेंस। क्या फर्क है इन तीनों के अंदर, तो यहाँ पे पूरा डिटेल नहीं जाऊंगा मैं, सिर्फ इतना समझिए कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस में क्या होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो जितने भी एंटी माइक्रोबियल दवाओं की कैटेगरी है उनमें से हर कैटेगरी के अंदर कम से कम एक दवा का उसने रेजिस्टेंस बना लिया हो। समझ में आ रही बात, जैसे कि बीटा लैक्टम है तो उसके एक दवा का उसने रेजिस्टेंस बना लिया, मैक्रोलाइड्स है उसके एक दवा का रेजिस्टेंस बना लिया, टेट्रासाइक्लिन है उसके एक दवा का रेजिस्टेंस बना लिया, तो कम से कम 3 या उससे ज्यादा जो एंटी माइक्रोबियल कैटेगरीज हैं उनमें से हर एक में से एक दवा का अगर रेजिस्टेंस बना लेता है उसको बोलते हैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस। ऐसे होता है एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंस, तो इसमें क्या होता है कि जितनी भी कैटेगरीज हैं सबका उसने क्या है रेजिस्टेंस बना लिया है, एंटीमाइक्रोबियल जितने भी एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स हैं सबका उसने रेजिस्टेंस बना लिया है, सिर्फ जो 1-2 क्या है एक्सेप्ट 2 और लेस, यानी समझिए 1-2 कैटेगरीज बची हुई हैं सिर्फ एंटीमाइक्रोबियल के जिसका भी रेजिस्टेंस नहीं बनाया है, तो उसको बोलते हैं एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंस। और तीसरा होता है पैन ड्रग रेजिस्टेंस, इसमें क्या होता है जितनी भी एंटीबायोटिक्स हैं सबका उसने रेजिस्टेंस बना लिया है, अब कोई दवा उस पर काम नहीं करती है तो उसको बोलते हैं पैन ड्रग रेजिस्टेंस। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स और फार्माकोथेरापेटिक्स एंड एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट कॉन्सेप्ट। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, टू प्रोवाइड इकोनॉमिकल मेडिकल ट्रीटमेंट, यानी सस्ती दवा प्रोवाइड करना, ये इसका एक ऑब्जेक्टिव है। टू प्रोवाइड रिसर्च बेस्ड ड्रग थेरेपी, और दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि रिसर्च बेस्ड क्या है ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाए। ठीक, और क्या है रेशनल ड्रग का जो यूज है उसको ज्यादा से ज्यादा प्रोमोट किया जाए। अब रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन या ड्रग आप ऊपर पढ़ चुके हैं, ठीक है। और क्या टू प्रोमोट एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट, और इसके जरिए से जो ट्रीटमेंट हो वो एविडेंस बेस्ड हो, एक्सपीरियंस बेस्ड हो, ठीक है। और क्या टू प्रोवाइड इफेक्टिव एंड बेस्ट क्वालिटी ऑफ ड्रग। एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट, एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट क्या होता है, इट इज ए लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन दैट सेटिस्फाई यानी कंप्लीट द बेसिक हेल्थ केयर नीड ऑफ ए पॉपुलेशन। एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट क्या है, तो ये दवाओं की एक लिस्ट होती है जिसके अंदर उन दवाओं को रखा जाता है जो किसी भी एक पॉपुलेशन की जो बेसिक हेल्थ केयर नीड है उसको पूरा कर सके, उसको सेटिस्फाई कर सके, रिस्पॉन्ड कर सके, ठीक है। तो उसके अंदर अब जो इंडिया के अंदर है उसमें तकरीबन 39 दवाएं हैं इस वक्त में, ठीक है ना। करंटली जो एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट है 2021 के अकॉर्डिंग उसमें कितनी है 39 दवाएं हैं, कुछ इसमें घटाया बढ़ाया जाता रहता है धीरे अपने टाइम के हिसाब से। तो क्या कहते हैं उस लिस्ट के अंदर जो दवाओं को लेके आते हैं तो उनके कुछ क्राइटेरिया हैं, ठीक है ना। उसी को यहाँ पे लिखा है सिलेक्शन ऑफ एसेंशियल मेडिसिन,
क्या क्राइटेरिया, क्या चीजें देख के ये लिस्ट बनाई जाती है? तो दिस सेटिस्फैक्टरी इंफॉर्मेशन अबाउट द इफेक्टिवनेस एंड सेफ्टी ऑफ ड्रग। सबसे पहला क्या देखा जाता है कि जो दवा हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं उसका जो क्या, उसके अकॉर्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है, यानी कैसे वो काम करती है, उसका कितना इफेक्ट आता है और कितनी वो दवा सेफ है, उसके बारे में पूरा मतलब सेटिस्फैक्टरी इंफॉर्मेशन होना चाहिए। ठीक है ना। दूसरा क्या है, द ड्रग शुड बी स्टेबल इन स्टोर फॉर लॉन्ग पीरियड्स। दवा ऐसी होनी चाहिए कि जब उसको हम लोग स्टोर करें तो वो लंबे समय तक क्या है स्टोर रह सके, वो जल्दी से खराब ना हो, एक्सपायर्ड ना हो। ठीक है। और वो दवा ऐसी होनी चाहिए जो सफिशिएंट क्वांटिटी में अवेलेबल हो। ये नहीं कि पता चल रहा है कि 10-20 पत्ते ही दवा है, वो अब उसको डाल दिया, अब लोग ढूंढ रहे हो, दवा मिल ही नहीं रही है। तो वो दवा क्या है, मतलब सफिशिएंट अमाउंट में बन रही हो, अवेलेबल भी हो मार्केट में। ऐसे क्या है, इट शुड बी बेस्ट अमंग 2 और मोर सिमिलर ड्रग्स इन कंपैरिजन टू सेफ्टी, क्वालिटी, कॉस्ट एंड इफेक्टिवनेस। ऐसे मान लीजिए उसी कैटेगरी की और भी दवाएं हैं, ठीक है, तो उनके मुकाबले में ये क्या है, सबसे बेस्ट होना चाहिए। अब कई मतलब डायमेंशंस है, जैसे कि सेफ्टी को देखते हुए, क्वालिटी को देखते हुए, उसके कॉस्ट को देखते हुए, उसके इफेक्टिवनेस को देखते हुए, मान लीजिए 4-5 दवाएं हैं, तो अब जिनमें ये सारी चीजें पाई जाएंगी वो ज्यादा सेफ जो होगी, जिसकी क्वालिटी ज्यादा अच्छी होगी, जिसकी कॉस्ट कम होगी और जो ज्यादा इफेक्टिव होगी, तो उसको सिलेक्ट किया जाता है। और क्या, दे शुड बी सिंगल कंपाउंड। अब मान लीजिए एक बीमारी है, उसको ठीक करने के लिए 4-5 दवाएं हैं, तो उसमें से क्या है, एक दवा ऐसी है जो सिंगल कंपाउंड है, सिर्फ एक ही इंग्रेडिएंट है उसके अंदर, और दूसरी जो दवा है उसमें किसी में 2 है, किसी में 3 इंग्रेडिएंट है, किसी में 4 है। तो जो सिंगल कंपाउंड है, जिसमें सिंगल इंग्रेडिएंट है, वो काम कर रहा है, वो बीमारी को ठीक कर रहा है, तो उसको सेलेक्ट किया जाता है। NLEM क्या होता है, और ये जो एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट है, इसी को हम लोग NLEM भी बोलते हैं, यानी नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन भी बोलते हैं। एसेंशियल मेडिसिन के 2 एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे दे रखे हैं, जैसे कि एमिकासिन हो गया, ठीक है, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है। ऐसे क्या है, बेंडामस्टिन हाइड्रोक्लोराइड है, एंटी कैंसर ड्रग है। 2 एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे दे रखे हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज UTI, गिव इट्स पैथोजेनेसिस एंड ट्रीटमेंट। UTI क्या होता है, यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन क्या होता है, उसको बताइए, और इसका क्या पैथोजेनेसिस क्या, ट्रीटमेंट क्या, उसके बारे में बताना है। तो UTI यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, और कहाँ पे होता है, जो यूरिनरी ट्रैक्ट है उसके अंदर। अब उसके अंदर क्या क्या चीजें आ जाती हैं, तो ब्लेडर है वो भी आ जाता है, यूरेथ्रा आ जाता है, और क्या कहते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो भी आ जाते हैं, किडनी आ जाती है। अब इनमें से किसी के अंदर भी अगर होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। इनके इन्फेक्शन के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, अगर आप याद करना चाहें तो कर सकते हैं। एक चीज और, जो फीमेल है वो ज्यादा मतलब रिस्क पे होती है UTI के, ठीक है ना। उसकी वजह ये होती है कि जो उनका यूरेथ्रा का साइज होता है वो छोटा होता है। एटियोलॉजी क्या है, तो कॉमनली UTI इज अकर ड्यू टू ई कोलाई यानी इशेरिशिया कोलाई है जो बैक्टीरिया है, इसकी वजह से ये होता है। पैथोजेनेसिस क्या है, तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, आप इसको ऊपर वाला भी पढ़ लीजिएगा। सबसे पहले क्या है, मान लीजिए यूरेथ्रा में आ गया, कहीं से भी आता है, अब मान लीजिए फीसेस करते वक्त आया, कहीं से भी आया, यूरेथ्रा में आता है। सबसे पहले यूरेथ्रा में आने के बाद कोलोनाइजेशन करता है, यानी आके वहां पे रहता है, बसता है, अपनी तादाद को, अपनी क्वांटिटी को बढ़ाता है। फिर उसके बाद ऊपर बढ़ता है यूरिनरी ब्लैडर जो है उसके पास में, और यहाँ पे जाके फिर वो ये जो वॉल्स होती है उसके साथ में चिपक जाता है, ठीक है। उसके बाद उसमें पेनिट्रेट करता है और ऊपर बढ़ता है। और यहाँ पे क्या आप कहेंगे, आप यहाँ पे तो वाटर रहता है, यहाँ पे यूरिन रहता है, तो बहता नहीं है। तो जो क्या कहते हैं बैक्टीरिया होता है उसमें फिमरिया होता है, यानी हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो उसको इसमें चिपका के रखता है, ठीक है। फिमरिया उसको इसमें चिपका के रखता है। फिर वो क्या पेनिट्रेट करके टॉक्सिन भी रिलीज करता है, वो तो पेनिट्रेट करके फिर ऊपर बढ़ता है, इधर से या इधर से किसी भी तरफ से। फिर ये जो क्या कहते हैं यूरेटर्स है उसमें इन्फ्लेमेशन कर देता है, और फिर जब यहाँ पे इन्फ्लेमेशन वगैरह करता है तो फिर यहाँ पे क्या होगा, कॉन्स्ट्रिक्शन, तो फिर यहाँ पे इन्फ्लेमेशन वगैरह हो जाता है, तो पूरी तरीके से इसमें कॉन्ट्रेक्शन वगैरह भी नहीं हो पाता है, तो आदमी को पेशाब करने में भी दिक्कत होने लग जाती है। फिर ऊपर बढ़ता है और इसमें भी इन्फ्लेमेशन कर देता है, यूरिनरी क्या कहते हैं किडनी वगैरह है उसमें भी जाके इन्फ्लेमेशन कर देता है। तो ये पूरा इसका प्रोसेस होता है। इसका ट्रीटमेंट मैं भूल गया हूं, लेकिन इतना याद रखिए, इसमें हम लोग क्या देंगे, क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो इसमें हम लोग क्या देंगे। इतना पढ़ने के बाद आपको भी फार्माकोथेरापेटिक इतना पढ़ाया हूं तो इतना समझ में आना चाहिए कि अभी कंडीशन आपने देख लिया तो अब इसमें क्या करेंगे। तो इसका ट्रीटमेंट में मान लीजिए इन्फ्लेमेशन हो रहा है तो उसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स आप दे देते हैं, कोर्टिकोस्टेरॉइड दे देंगे। बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है तो उसमें आप क्या करेंगे, एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स दे देते हैं। इसमें ओफ्लोक्सासिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन वगैरह यूज किया जाता है, ठीक है। अगर दर्द वगैरह हो रहा है तो दर्द की दवा वगैरह इसमें दे देते हैं हम लोग।
अगला क्वेश्चन है डिफाइन कंजक्टिवाइटिस। कंजक्टिवाइटिस क्या होता है, इसको डिफाइन करना है। स्कैबीज क्या होता है, एक्जेमा क्या होता है, और अल्कोहलिक लिवर डिसीज क्या होता है, इसको डिफाइन करना है। तो कंजक्टिवाइटिस क्या होता है, ये हमारे आंखों से रिलेटेड जो कंजक्टिवा होता है, कंजक्टिवा में बहुत डिटेल से आपको पढ़ाया था। कंजक्टिवाइटिस का मतलब होता है जो हमारी आंख है ना, आंख, तो आंख को ऊपर से पूरा कवर करने वाला एक ट्रांसपेरेंट झिल्ली होती है। उस झिल्ली के अंदर जब इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको बोलते हैं कंजक्टिवाइटिस। फिर वो क्या होता है, लाल हो जाती है। ये बैक्टीरिया की वजह से होता है या तो फिर क्या है, वायरस की वजह से होता है। अब वायरसेस बहुत सारे होते हैं, किसी की वजह से हो सकता है। बैक्टीरिया में से ये होता है स्टेफाइलोकोकस या स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया की वजह से ये होता है। अब दूसरा स्कैबीज। स्कैबीज क्या है, तो स्कैबीज भी क्या, कंटेजियस स्किन डिसीज है। कंटेजियस मतलब एक से दूसरे में फैलने वाली एक बीमारी होती है। और किसकी वजह से होता है, ये एक्रोप्टेस स्कैबीवेर होमिनिस की वजह से ये होता है। एक छोटा सा कीड़ा होता है, तो इसकी वजह से ये स्कैबीज होता है और ये हाईली कंटेजियस होता है, ठीक है ना, एक से दूसरे में फैलने वाला होता है। और ये करता क्या है, जो हमारी स्किन होती है उसके नीचे एक टनल बना लेता है, यानी छोटा सा सुराख बना लेता है, सुरंग बना लेता है, उसके अंदर घुस जाता है और फिर वहां पे क्या होता है, फोड़ा जैसा कर देता है, बम्प सा हो जाता है, वहां उभरा हुआ हिस्सा हो जाता है और उसमें बहुत खुजली होती है, तो वो होता है स्कैबीज। ठीक है, ये स्किन डिसीज है। और एक्जेमा ये भी क्या है, स्किन डिसीज है। द टर्म एक्जेमा हैज बीन ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एक्जिन विच मींस टू बॉइल ओवर और ब्रेक आउट। ठीक है ना, तो एक्जेमा का मतलब होता है बॉइल ओवर यानी बाहर आ जाना, बॉइल करना, ब्रेक आउट बाहर निकल आना। तो एक्जेमा क्या है, इट इज ए ग्रुप ऑफ मेडिकल कंडीशन। ये एक कोई एक बीमारी नहीं है, ये क्या है, मेडिकल कंडीशन के बहुत सारी समझिए बीमारियों का एक ग्रुप है। इसमें होता क्या है कि इन्फ्लामेशन हो जाता है स्किन के अंदर और इरिटेशन होता है, जलन होता है। इट इज ऑल्सो कॉल्स डर्मिटाइटिस, यानी जो डर्मिस लेयर है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, इसलिए उसको डर्मिटाइटिस भी बोल देते हैं। लेकिन जितने भी टाइप की इन्फ्लामेशन है सबको एक्जेमा नहीं बोलते हैं। अल्कोहलिक लिवर डिसीज क्या है, या आप कई बार पढ़ चुके हैं, आपको याद भी होगा। तो क्या कहते हैं, अल्कोहल लिवर डिसीज का क्या मतलब है, तो द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चेंज ऑफ लिवर ड्यू टू ओवर कंजप्शन ऑफ अल्कोहल इज कॉल्ड ALD, अल्कोहल लिवर डिसीज। जो लीवर के जो सेल हैं या जो लीवर है उसके अंदर जब स्ट्रक्चरल और फंक्शनल चेंज आता है, या आप ये कह सकते हैं जब लीवर के सेल डैमेज होने लगते हैं ओवर कंजप्शन की वजह से अल्कोहल के, तो उसको बोलते हैं ALD। ठीक है ना, अल्कोहलिक लिवर डिसीज। अब ओवर कंजप्शन कितना है, एक तो पहली बात तो को पीना ही नहीं चाहिए, इसलिए कि जब धीरे धीरे आदमी शुरू करता है तो फिर वो ज्यादा पीने लगता है। फिर भी अगर 60 से 80 ग्राम पर डे वो पीता है, ठीक है ना, कितना, 60 से 80 ग्राम पर डे वो पीता है, जो कि 75 से 100 ml बनता है, और वो 10 से 20 साल तक पीता रहता है और वो मैन है, तो उसको क्या है, अल्कोहलिक लिवर डिसीज हो सकता है। अगर कोई फीमेल है और वो 25 और वो क्या है 20 ग्राम यानी 25 ml पर डे वो पी रही है, तो उसको भी क्या है, अल्कोहलिक लिवर डिसीज हो सकता है। जो फीमेल हैं वो ज्यादा रिस्क पे होती हैं, उनको बहुत जल्दी से क्या है, अल्कोहलिक लिवर डिसीज हो सकता है, तो किसी को भी नहीं पीना चाहिए। अगला क्वेश्चन है डिफाइन डिप्रेशन एंड गिव इट्स क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एंड फार्माकोलॉजिकल एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। डिप्रेशन क्या होता है, अकॉर्डिंग टू WHO डिप्रेशन इज ए कॉमन मेंटल डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय द सैडनेस। WHO के अकॉर्डिंग ये एक कॉमन मेंटल डिसऑर्डर है, और इसमें क्या होता है, आदमी सैड हो जाता है, बहुत उदास रहता है, ठीक है ना, उसको किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं रहता है, चीज उसको अच्छा नहीं लगता है, अपने आप पे उसको गिल्टी फील होने लगती है, अपने आप को समझता है यार मैं तो बेकार हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं क्यों पैदा हो गया, मुझे तो मर जाना चाहिए। समझ में आ रही बात, अपने आप को कुछ नहीं समझता, अपनी उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। ठीक, और क्या है, उसकी जो नींद है वो खराब हो जाती है, भूख नहीं लगती है, और क्या है, आदमी को हमेशा एकदम थकावट थकावट सा फील करेगा, टायर्डनेस फील करेगा, और क्या है, कंसंट्रेट नहीं कर पाता, किसी चीज में पढ़ाई कर रहा है तो उसमें नहीं कर पाता है, काम कर रहा है उसमें नहीं कंसंट्रेशन कर पाता है। इसका एटियोलॉजी क्या है, तो जेनेटिक फैक्टर भी हो सकता है, और क्या बायोकेमिकल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, जैसे कि एड्रेनालिन हो गया, नॉर एड्रेनालिन हो गया, सेरोटोनिन हो गया, डोपामिन हो गया, एसिटाइल कोलिन हो गया, तो ये जो है ना, ये सही से जब बनते नहीं हैं या ये बन रहा है अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर क्या होता है, ये दिक्कत हो सकती है। ऐसे क्या है, एक्सटर्नल कॉजेस की वजह से, स्ट्रेस हो गया, ट्रॉमा हो गया, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। या हार्मोन इम्बैलेंस जो है उसकी वजह से भी हो सकता है, जैसे कि मेनोपॉज जो कंडीशन है उसमें हो जाता है, प्रेगनेंसी कंडीशन में और पोस्टपार्टम कंडीशन में।
और ये तीनों तकरीबन फीमेल के साथ में है। मेनोपॉज यानी वो फीमेल जो मतलब 55 से जो कि 50-55 से ऊपर की हो जाती हैं, जिनको क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है, तो उनमें दिक्कत हो सकती है, क्योंकि हार्मोन वगैरह भी कई सारे बंद हो जाते हैं। प्रेगनेंसी कंडीशन में हार्मोन रिलीज होना कम हो जाता है, ठीक है ना। और पोस्टपार्टम यानी जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद जो टाइम होता है, तो उसमें भी ये दिक्कत हो सकती है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या हो जाएगा, और क्या कहते हैं लेस इंटरेस्ट रहेगा, और क्या कहते हैं इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा नॉर्मल एक्टिविटीज में, जैसे सेक्स हो गया, हॉबीज हो गए, स्पोर्ट्स हो गए। ऐसे क्या है उसकी जो स्लीप है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, इंसोम्निया हो जाएगा, या तो ये होगा कि बहुत ज़्यादा सोने लग जाएगा, ऐसे लेक ऑफ एनर्जी हो जाएगी, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाएगा, और क्या होगा रेस्टलेसनेस हो जाएगा, आदमी बेचैन रहेगा, ठीक है ना। थिंकिंग प्रॉब्लम आ जाएगी, मूवमेंट नहीं करेगा, सारी चीज़ें स्लो हो जाती हैं इसमें। और क्या है आदमी अपने आप को बिल्कुल गिल्ट फील करने लगता है, वर्थलेस यानी मेरी अब कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे तो मर जाना चाहिए, ठीक है ना। और जो पास्ट के फेलियर हैं उनको बहुत ज़्यादा सोचने लगता है, और फिर सोचने में भी दिक्कत होती है, चीज़ों को कंसंट्रेट नहीं कर पाता है, डिसीजन नहीं ले पाता है, चीज़ों को याद नहीं रख पाता है। फिर आदमी क्या है मरने के बारे में सोचने लगता है, और फिर सुसाइड की क्या है अटेम्प्ट करता है, कोशिश करता है, और कई बार सुसाइड कर लेता है। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या है, तो एक आता है कोग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। इसमें क्या होता है एक आदमी होगा यानी जो साइकियाट्रिस्ट होते हैं, इस टाइप के लोग वो क्या करते हैं आके मतलब उसको मेंटर करते हैं, उसको समझाते हैं, उसके टाइम टाइम पे उसको मतलब हेल्प करते रहते हैं। और दूसरा होता है कि इलेक्ट्रोकन्वल्सिव, ये यहाँ पे एल छूट गया है, इसको बढ़ा लीजिएगा, होता है इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। तो इसमें क्या होता है कि जो बीमार है, जो आदमी डिप्रेशन में जा रहा है, तो उसको एक इलेक्ट्रिक करंट लगाया जाता है, यानी समझिए उसके दिमाग को बूस्ट किया जाता है, ठीक। ये जो इलेक्ट्रिक करंट होता है बहुत हार्ड नहीं होता। अब ये नहीं कि आपके यहाँ पे कोई, अब ये मत करना कि आपके यहाँ कोई डिप्रेशन में तो ला के उसको करंट छुआ रहे, उसका पूरा एक सिस्टम होता है, जो लोग इसके माहिर होते हैं वो करते हैं, खुद से करने की कोशिश ना करिएगा, वरना पता चला जो भी है थोड़ा बहुत वो भी खत्म हो जाएगा वो। तीसरा है एक्सरसाइज, यानी उसको डेली बेसिस पे कुछ स्पेशल टाइप के कुछ एक्सरसाइज बताए जाते हैं, उसको करना चाहिए, पेशेंट को मॉनिटर करना चाहिए, यानी जो फैमिली मेंबर उनको चाहिए कि हमेशा उस पेशेंट को थोड़ा सा ध्यान रखें, अकेले न छोड़ें। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में क्या आता है, तो मोनो अमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर देते हैं, जैसे कि फेनेल्जीन, क्या ट्राईसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट देते हैं, नॉन एड्रेनालिन एंड सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स देते हैं, जैसे कि एमिट्रिप्टिलिन हो गया, एमिप्रामिन हो गया। ऐसे क्या नॉन एड्रेनालिन, ऐसे क्या नॉर एड्रेनालिन, ये नॉन नहीं है ये नॉर है, ठीक है, नॉर एड्रेनालिन रीअपटेक इनहिबिटर, ये सिलेक्टिव है, जैसे कि एमोक्सिपिन हो गया। ऐसे क्या कहते हैं सिलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, जैसे कि फ्लूऑक्सेटिन हो गया। अगला क्वेश्चन है डिफाइन हाइपरटेंशन एंड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, कि हाइपरटेंशन क्या होता है और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर क्या होता है, उसको डिफाइन करना है, उसमें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन भी बताना है, ठीक, और उसका फार्माकोलॉजिकल और नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट भी बताना है। हाइपरटेंशन क्या होता है, हाई ब्लड प्रेशर, यानी ब्लड का जो फोर्स है वो हमारी जो क्या कहते हैं ब्लड वेसल्स हैं उनके जो वॉल हैं उस पर कितना पड़ रहा है, और खास तौर से जो हमारी आर्टरीज होती हैं उस पर ब्लड का प्रेशर कितना होता है। तो ये जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन है ब्लड प्रेशर का, कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। अब हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है या हाइपरटेंशन क्या होता है, तो यही जो प्रेशर है अगर वो बढ़ जाए नॉर्मल रेंज से तो उसको बोलते हैं हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर। अब मेन कॉजेस क्या है हाइपरटेंशन के, अब उसके फैक्टर्स तो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारी बॉडी में क्या ऐसा होता है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तो एक तो ब्लड वेसल्स है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, या जो हार्ट रेट है वो बढ़ जाता है तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है, या जो ब्लड का वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है। और एक चीज और भी हो सकती है कि जो ब्लड का हमारा या ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा ब्लड है वो बहुत ज्यादा जब थिक हो जाता है, बहुत गाढ़ा हो जाता है, तो उसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। अब इसके फैक्टर्स क्या हैं, तो ओबेसिटी भी हो सकती है, स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है, स्मोकिंग हो गया, अल्कोहल की वजह से हो सकता है, एज की वजह से भी क्या है कभी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ऐसी फैमिली हिस्ट्री है, बहुत ज्यादा साल्ट कोई ले रहा है अपनी डाइट के अंदर, ठीक है, ऐसे इनएक्टिव लाइफ स्टाइल है, और भी फैक्टर्स जैसे कि फाइट फ्लाइट जो मोड होते हैं, फ्राइट मोड होता है उसमें भी आदमी का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं बॉडी के अंदर जैसे कि एड्रेनालिन रिलीज होता है तो उसमें भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है ना। ये सारी चीजें भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अब इसका क्या कहते हैं नॉर्मल
कितना होता है, तो नॉर्मल आपको भी मालूम है 120/80 होता है, ठीक है। जो सिस्टोलिक होता है 120 होता है और जो डायस्टोलिक होता है वो 80 होता है, ठीक है। अब प्री हाइपरटेंशन कितना होता है, तो 120 से लेके 139 यानी 20 का फर्क रखेंगे, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा आपका 120 है, तो 120 से लेके 139 तक के बीच में होता है जो वो प्री हाइपरटेंशन होता है, यानी अभी हाइपरटेंशन आया नहीं है लेकिन अब ये उसकी तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। और इसमें 10 का फर्क रखेंगे, 80 से लेके 89 तक के बीच में है तो प्री हाइपरटेंशन में है, और उससे ऊपर जब वो बढ़ता है तो समझिए उसको हाइपरटेंशन है। और इसमें लो कितना होता है, तो क्या कहते हैं, अगर 90 से नीचे आता है 90/60, ठीक है ना, उससे अगर नीचे आता है लेस देन 90/60 तो उसको हम लोग बोलते हैं लो ब्लड प्रेशर, ठीक है। याद रखिएगा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होगा इसमें, तो इसमें हो जाएगा हेडेक हो सकता है, सीवियर हेडेक होगा, सर में दर्द होगा, चेस्ट में पेन हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है नाक से, क्या कहते हैं ब्लड विजन हो जाएगा, साफ दिखेगा नहीं, सांस लेने में दिक्कत होगी, ठीक है। इरेगुलर हार्ट बीट हो सकता है, कंफ्यूजन हो सकता है, नोजिया वोमिटिंग हो सकती है, चक्कर आ सकता है, ठीक है। ऐसे ही क्या कहते हैं गर्दन में और बैक में यानी क्या कहते हैं कमर में दर्द हो सकता है, और सीजर भी हो सकता है इसकी वजह से। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या है, तो डाइट को थोड़ा सा चेंज करना चाहिए, साल्ट है उसको कम से कम लेना चाहिए, पोटेशियम को थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए अपने डाइट के अंदर, ठीक है। एक्सरसाइज करना चाहिए रेगुलर बेसिस पे, और ओबिसिटी है, मोटापा है, कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको कम करना चाहिए, स्ट्रेस को कम करना चाहिए। स्ट्रेस के लिए आदमी मेडिटेशन कर सकता है, कहीं पे घूमने जा सकता है, ठीक है, वॉकिंग वगैरह करना चाहिए, खेलना चाहिए, उससे स्ट्रेस कम होता है। ऐसे क्या है स्मोकिंग अगर कर रहा है तो उसको रोक देना चाहिए, अल्कोहलिक अगर क्या है अल्कोहल पीता है तो उसको रोक देना चाहिए। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या है, तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग की आपको क्लासिफिकेशन में फार्माकोलॉजी में भी याद करवा चुका हूं, तो उसको याद कर लीजिएगा। यहाँ पे मैंने छोटा सा दिया है, डायूरेटिक्स हो गए, ठीक है, जैसे कि एसिटाजोलामाइड, क्लोरथायाजाइड, फ्यूरोसिमाइड, स्पाइरोनोलेक्टोन, बीटा ब्लॉकर, एटिग्नोलोल, प्रोपरानोलोल, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जैसे अम्लोडिपिन, नेफिडिपिन, वेरापामिल। मैं एग्जांपल हर जगह एक ही लाता हूं ताकि आपको याद रहे। ऐसे क्या वेसोडाइलेटर आप यूज करते हैं हाइड्रोलाजिन। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर क्या होता है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का मतलब ये होता है कि जो हमारा हार्ट है जितनी क्वांटिटी में जितने अमाउंट में उसको ब्लड पंप करना चाहिए जिससे हमारी बॉडी की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो पूरा हो सके, अगर उतना वो पंप नहीं कर पा रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, ठीक है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में जो दिक्कत होती है वो हार्ट के जो मसल्स है उसके अंदर खुद की दिक्कत होती है, यानी वो समझिए वो वीक हो गए हैं या उनके अंदर इन्फेक्शन हो गया है या क्या वो उसमें क्या कहते हैं इन्फ्लामेशन हो गया है, यानी जो हार्ट के मसल्स हैं उन मसल्स में अगर दिक्कत आती है तो उसकी वजह से होता है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। बाहर के कोई दूसरे कॉजेज हैं और उसकी वजह से हार्ट अपना काम नहीं कर पा रहा है तो उसको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर नहीं बोलते हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होगा, तो इसमें भी क्या होगा ब्रीदिंग हो जाएगी, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो गया, टायर, ठीक है ना, वीकनेस इन लेग्स, जो पैरों में क्या है कमजोरी आ जाएगी, पैरों में जो टखने हैं और एब्डोमेन है उसके अंदर क्या है सूजन हो सकता है, उसके अंदर फ्लूइड का रिटेंशन हो सकता है, ठीक है ना, एडिमा हो सकता है, क्या कहते हैं जो स्टोमक है उसके अंदर सूजन हो सकता है, स्टोमक हार्ड हो सकता है एकदम, और लॉस ऑफ एपेटाइट हो सकता है, नोजिया हो सकता है। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या है, तो डाइट में क्या है आदमी को हेल्दी डाइट लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा साल्ट से बचना चाहिए, और क्या कहते हैं जो खाने जल्दी से हजम हो जाए उनको खाना चाहिए। ऐसे क्या है फ्लूइड में ही शुड टेक लिमिटेड फ्लूइड सब्सटेंस, और जो फ्लूइड वाली चीज़ें हैं जो लिक्विड चीज़ें उसको कम खाना चाहिए, ठीक है ना। बॉडी के फ्लूइड जब ज़्यादा होगा तो फिर क्या कहते हैं वो जाके मतलब पैरों में जमा हो जाएगा, एब्डोमेन में जमा हो जाएगा। अल्कोहल से बचना चाहिए, स्मोकिंग से बचना चाहिए, ऐसे जो हैवी काम है जो मतलब मेहनत वाले काम है उससे बचना चाहिए। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या है, तो इसमें एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर देते हैं जैसे कि लोसार्टन हो गया, वल्सार्टन हो गया। ऐसे क्या कहते हैं इसमें बीटा ब्लॉकर्स वगैरह देते हैं, डायूरेटिक्स से देते हैं। एक चीज और इसमें छूट गई है, काफी इंपॉर्टेंट दवा है जो होना चाहिए, वो है कार्डियोग्लाइकोसाइड, जैसे कि डिजॉक्सिन हो गया, ठीक है ना। तो वो क्या करते हैं हार्ट को मजबूत करते हैं, डिजिटलिस हो गया तो वो क्या करते हैं हार्ट को मजबूत करते हैं, तो वो भी अगर जरूरत पड़ती है तो उसको भी दिया जाता है, ठीक है ना। हार्ट को मजबूत करने के लिए अगर मसल्स जो हैं वो वीक हो गए हैं, कमजोर हो गए हैं तो वो भी देते हैं। और इसमें अलग अलग टाइप की और बीमारियां हो सकती हैं, उनके हिसाब से दवाएं बदल भी सकती हैं, समझ रहे हैं ना। मान लीजिए उनके अंदर इन्फेक्शन हो गया तो वो अलग दवा देंगे, वहां पे इन्फ्लामेशन हो गया तो अलग दवा देते हैं। कभी ऐसा होता है कि वहां पे एक्यूमुलेशन हो जाता है मसल्स का, किसी एरिया में मसल्स क्या यानी जो क्या कहते हैं
जो हार्ट के मसल्स हैं वहाँ पे समझिए एक तरीके से कैंसर टाइप का हो जाता है, वहाँ पे डेवलपमेंट हो जाता है मसल्स का, तो उसके लिए अलग दवा देते हैं। तो ठीक है, तो अलग अलग दवाएं हो सकती हैं। अगर हार्ट के मसल्स वीक हैं तो उसमें कौन सी देंगे हम लोग, उसमें देते हैं कार्डियक ग्लाइकोसाइड। ठीक। अगला क्वेश्चन है डिफाइन डायबिटीज, डिस्कस द एटियोलॉजी इन फार्माकोलॉजिकल एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। अब देखो काफी मैं पढ़ा चुका हूँ, एकदम थक चुका हूँ, बिल्कुल बोलने को मन नहीं कर रहा है, तो आप इसको क्या है एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप पढ़ लीजिएगा। बिल्कुल आसान से टॉपिक्स हैं, डायबिटीज कई बार आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, मेरा ब्लड प्रेशर भी काफ़ी अब बढ़ चुका है, इसलिए नहीं कि मुझे ब्लड प्रेशर है, काफ़ी 1-1.5 घंटे से मैं कंटिन्यू बोल रहा हूँ, तो उसकी वजह से मेरा अब ब्लड प्रेशर क्या है काफ़ी उसकी वजह से मेरा हार्ट रेट काफ़ी बढ़ चुका है। समझ रहे हो, पसीने से मैं भीग चुका हूँ। अब यहाँ पे मैं पंखा भी नहीं चला पाता हूँ, एसी है नहीं, पंखा चलाता हूँ तो बहुत ज़्यादा उसकी आवाज़ आती है, आपको क्लियर सुनाई नहीं देता है। समझ रहे हो ना, तो मैं पूरा पसीने से भीगा हुआ हूँ इस वक्त में, हार्ट रेट भी मेरा बढ़ा हुआ है, इसलिए आप इसको अब खुद से पढ़ लीजिएगा। थक चुका हूँ बिल्कुल, 1-2 टॉपिक्स रह गए हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और दूसरी बात यह कि इस जो पीडीएफ है इसकी लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, वहां से ले लीजिएगा। ठीक है, सिर्फ इसी का भी डालूंगा और किसी दूसरे का नहीं डालूंगा। समझ में आ रही बात। ये कुछ 1-2 क्वेश्चन रह गए हैं और ये लिंक मैं पहले भी दे चुका हूँ, सुबह में मैं लाइव आया था 1-2 मिनट के लिए, तो वहां पे मैंने इसका जो लिंक है उसको मैं डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूं और शायद आप ले भी चुके होंगे। अब मुझे दीजिए इजाजत, मेरी दुआ है कि आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आएं। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर ये हमारी कोशिश आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि वो भी इससे फायदा उठा सकें।